स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल तक साइंस पे स्वागत है, जो बायोलॉजी का चैनल है। इस पे हम लेटेस्ट वीडियो बायोलॉजी की हर वक्त आप लोगों को अपलोड करते रहते हैं, यानी दिखाते रहते हैं। आज मैं आप सभी को एक अलग से टॉपिक यानी कि सेल डिवीज़न, सेल और डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन, इसके विषय पे मैं आज आप सभी को नया वीडियो बना करके अपलोड करने चल रहा हूँ। और यह वीडियो आप लोग देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और उसके बाद मैं आपको एक विशेष सूचना दे देना चाहता हूँ कि मैं अब बायोलॉजी का निरंतर वीडियो जितने भी होंगे मैं आप सभी को समक्ष इसको अपलोड करके पहुँचाता रहूँगा। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा, क्योंकि आप लोग जब लाइक करेंगे और जब कमेंट करेंगे तो उससे हमको ये पता चलता रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स लोग हमसे कितने अटैचमेंट हैं, कितने हमसे जुड़े हुए हैं और कितना नहीं है। तो आप लोगों का कमेंट और लाइक ही हमारे भरोसे का सबसे बड़ा जरिए बनता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि हमारे इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा तक लोगों के तक समक्ष पहुंचाने की। ठीक, आप भी लाभान्वित होइए, औरों को भी लाभान्वित करिए और हमें भी लाभान्वित करिए। तो मैं आज आप लोगों को ये टॉपिक यानी कि सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन के विषय में बताने चल रहा हूँ, जो अब ये किसके अंतर्गत आता है। जैसे कि जो बायोलॉजी होती है, ठीक, क्या होता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है, ठीक, जंतु विज्ञान, ठीक, और उसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान। तो जो वनस्पति विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान के एक टॉपिक यानी कि चैप्टर पार्ट है। वनस्पति विज्ञान का क्या है, यह एक पार्ट है जो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और क्लास में देखी जाए तो जो कक्षा यानी कि क्लास 11, ठीक, क्लास 11 में इसका स्टडी कराया जाता है। 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत खास ज़रूरी होता है। उसके बाद के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने चाहते हैं आगे, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में होता यह है कि जो 11 के बाद जब 12th में हम क्रॉस करते हैं तो जिनको सेल डिवीज़न के बारे में जानकारियाँ नहीं रहती है वह अच्छे से नहीं स्टडी कर पाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। ठीक, तो आज मैं अब वीडियो शुरू करता हूँ। सेल और डिवीज़न ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सेल यानी कि कोशिका, डिवीज़न मतलब विभाजन। जब कोशिका को बांटा जाए या कोशिका जब बटे दो भागों में अलग अलग, जिस तरह से इसमें दिखा सकते हैं हम कि एक सेल है, ठीक, एक सेल में एक विशेष संरचना बनेगी, ठीक, ऐसे, ठीक, इस तरह से। और उसमें होगा, इसके बीच में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा यानी एक केंद्रक भी बीच में बटेगा। और उसके बाद सेल भी बटने की शुरू होगी। एक समय ऐसी स्थिति इन पे बन जाएगी कि ये सेल इस तरफ हो जाएगा और ये सेल इस तरफ, यानी कि एक जनक सेल से, किससे, जनक सेल से, तो क्या बन जाएंगे, दो पुत्री कोशिका बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दो पुत्री कोशिका यानी कि जनक कोशिका यहाँ पे कर देते हैं, ठीक, जनक कोशिका और पुत्री कोशिका। तो इस तरह से यदि एक सेल से जब दो सेल का निर्माण होता है, एक सेल से जब दो सेल का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है कोशिका विभाजन। अब इसको हम शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोशिका तथा कोशिका द्रव्य की वृद्धि। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोशिका और कोशिका द्रव्य की वृद्धि। होता यह है कि एक ऐसी स्थिति पैदा होती है हमारे आपके शरीर में, जो कोशिकाएं हैं यानी जो पादप की कोशिकाएं हैं उनमें भी एक ऐसी स्थिति आती है कि उनकी जो कोशिका होती है अगर इतना है, ठीक, तो एक ऐसी स्थिति बनेगी थोड़ा वो और बड़ा हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा, ठीक। और जब इतना सा बड़ा हो जाएगा तो उसमें क्या है कि वृद्धि के कारण, अब उसमें क्या दर्शा रहा है, यानी कि एक जो इनमें यानी कोशिका में और कोशिका द्रव्य में जो वृद्धि हो रही है वो एक कारण दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, कारण के कारण एक ऐसी स्थिति आ जाती है। क्या आ जाती है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोशिका दो भाग में बट जाता है। जब यह कोशिका थोड़ी अपने अंदर विटामिन, प्रोटीन, वसा, किसकी, विटामिन, प्रोटीन, वसा, इन सब का एब्जॉर्प्शन अपने अंदर कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो यही जो सेल होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है फूल करके। इसमें भी साइटोप्लाज्म रहते हैं
और इसमें भी साइटोप्लाज्म रहते हैं, लेकिन होता है क्या है, और भी एक्स्ट्रा अपने अंदर रख लेता है, जिसको जब एक्स्ट्रा रख लेगा तो इसकी शेप साइज इसकी बढ़ जाएगी और बड़ा हो जाएगा। तो इसकी एक ऐसी स्थिति बनती है कि यही क्या होगा, नेक्स्ट में आगे 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कोशिका विभाजन। शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट करके बताइए। ठीक, अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, मातृ कोशिका तथा संतति कोशिका। मातृ कोशिका यानी कि जो जनक कोशिका होती है उसी को मातृ कोशिका कहा जाता है। जनक कोशिका को क्या कहा जाता है, मातृ कोशिका। फिर तथा संतति कोशिकाओं में, किसमें, संतति कोशिकाओं, मतलब कि जिससे ये मान लीजिए ये है, ठीक, यहाँ पे मैंने ये सेल है, इस सेल से आगे चल के 2 सेल बने हैं, ठीक, 2 सेल बने हैं। अब ये जो 2 सेल बन चुके हैं ये जनक सेल हैं और ये जो है इनको संतति कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संतति कोशिका। ठीक, ये क्या हो गया, संतति कोशिका। वहां पे क्या है, संतति कोशिका, इसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। अब ये जो क्रिया 2 भागों में अलग हो रहे हैं, ठीक, यानी कि मातृ कोशिका और संतति कोशिका में अलग होने की क्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। यानी कि अब जैसे एग्जाम्पल के तौर से ले लेते हैं, ये मार्कर है। मार्कर क्या होता है, इसमें एक विशेष आएगी, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और ये 2 भागों में अलग हो जाएगा। तो ये 2 क्या हो गए, अलग अलग, एक पुत्री कोशिका तैयार हो गए। क्या तैयार हो गए, पुत्री कोशिका तैयार हो गए। जब ये पुत्री कोशिका तैयार हो गए, इन्हीं को कहा जाता है कोशिका विभाजन। अब आगे हम थोड़ा चलते हैं कोशिका के प्रकार में। ठीक, जब के कोशिका निर्माण के प्रकार, कोशिका निर्माण के प्रकार। अब जो कोशिका बनते हैं, जो न्यू कोशिका बनते हैं, जो डॉटर सेल बनते हैं, जो संतति कोशिका बनते हैं, उनकी जो प्रक्रिया हो कितने प्रकार की, कितने प्रकार से कोशिका का निर्माण होता है, अब ये हमको जानना है। तो हम ये भी जान लेते हैं। इसमें पहला क्या कह रहा है, सूत्री विभाजन या समसूत्रण। फिर कह रहा है कि कायिक सूत्री विभाजन। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस, सोमैटिक माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन। मतलब इसमें ये जो है पहले प्रकार यानी समसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। अब आपको यहाँ समझना होगा। ठीक, जैसा कि क्या होता है कि सूत्री विभाजन उन कोशिकाओं में होती है, किन में होती है, कायिक कोशिका में। इस बात को याद रखिएगा कि जो समसूत्रण की क्रिया होती है, किसकी, समसूत्रण, जो समसूत्रण क्रिया होती है वह किन में होती है, कायिक कोशिका में। किन में होती है, कायिक कोशिका। अब आपको ये ध्यान होगा कि ये कायिक कोशिका क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कायिक सूत्री विभाजन भी लिखा हुआ है। कायिक कोशिका उन्हें कहते हैं यानी कि सेक्स कोशिका को छोड़ करके, किस कोशिका को, यानी कि लिंग कोशिका, लिंग कोशिका। इसको इंग्लिश में सेक्स सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स सेल। इसको छोड़ करके यानी कि सेक्स सेल को छोड़ करके बाकी हमारे आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको हम कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। जैसा लिंग कोशिका में आता है हमारे, ठीक, स्पर्म। क्या आता है, स्पर्म एंड ओवा। ये जो होते हैं हमारे क्या, सेक्स सेल होते हैं। कौन से होते हैं, सेक्स सेल। इनका जो स्पर्म का और ओवा का जो फॉर्मेशन होता है वो सेक्स सेल से होता है। किससे होता है, सेक्स सेल से। जैसे अगर स्पर्म का डेवलपमेंट अब यहाँ पे देख लिया जाए कि जो स्पर्म होता है, क्या होता है, स्पर्म होता है, वह स्पर्मेटोगोनिया से होता है। किससे होता है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, इस सेल से होती है, या इसको कह लिया जाता है स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, इस सेल से। अब ये क्या है, ये भी लिंग कोशिका है, ये भी क्या है, सेक्स सेल है। क्या है, सेक्स सेल। ठीक, अब आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो ओवरी होता है, ठीक, ओवरी, जो ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक, अंडाशय में होता यह है कि इनमें भी oocytes, क्या होते हैं, oocytes, या कह लिया जाए oogonia। क्या होता है,
oogonia ना, ये जो oogonia होते हैं या oocytes होता है, यह भी सेक्स सेल है। क्या है? सेक्स सेल है। जो ओवरी होता है यह फीमेल बॉडी में होता है। किस में होता है? फीमेल बॉडी में। और स्पर्म जो होता है ये किस में होता है? मेल बॉडी में। ये अभी आपको समझ में आ गया। यानी कि सेक्स सेल को छोड़ करके हमारे आपके बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं उनको कायिक कोशिका कहा जाता है। जैसे कान का हो गया, नाक का हो गया, मुंह का हो गया, ये जितने भी ये फेस हमारे हो गए, हैंड हो गए, इन सभी की जो सेल्स हैं ये सभी कायिक कोशिका है। ये सभी क्या है? कायिक कोशिका, यानी कि वेजिटेटिव कोशिका हैं। तो अब इनको यानी इनमें सब कुछ ये क्रिया जो हो रही है, कौन सी? समसूत्री विभाजन की जो क्रिया होती है इन सब कोशिकाओं में हो रही है। समसूत्री की क्रिया इन सभी कोशिकाओं में हो रहा है, यहाँ की कोशिकाओं में हो रही है, लेकिन लिंग कोशिका में ये क्रिया कभी नहीं होगा। अब समसूत्रण का मतलब होता है क्या है, इसको हम जरा समझ लेते हैं। ये कहाँ होता है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो होता ये है कि जैसे मान लिया जाए ये हमारा कायिक कोशिका है। कैसी कोशिका है? यहाँ पे कायिक, ठीक, कोशिका। तो ये क्या है? हमारा कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका में क्या होगा? समसूत्रण की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी? समसूत्रण, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। होता यह है कि जो गुणसूत्र होते हैं ह्यूमन में, किनमें? ह्यूमन, यानी कि कह लिया जाए जो ह्यूमन होता है, क्या होता है? ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। अब जो 46 क्रोमोसोम है इसका क्या होगा? समान डिवीजन होगा। इसका क्या होगा? समान डिवीजन होगा। एक भी क्रोमोसोम ना तो घटेंगे और ना ही बढ़ेंगे। इसमें जितना क्रोमोसोम, यानी मान लीजिए इसमें 46 क्रोमोसोम है, अब इनमें डिवीजन हो गया तो इसमें भी क्या होंगे? 46 इसमें भी आएंगे और जो इसे रहेंगे इसमें भी 46 आएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है सम। सम मतलब समान, सम मतलब समान। सूत्री का मतलब सूत्र से लिया गया है। सूत्र मतलब सूत्र से, सूत्र मतलब धागा, धागा मतलब धागे जैसी संरचना, यानी कि डीएनए। क्या होता है? डीएनए या क्रोमोसोम। ठीक, जो सूत्री वो कहाँ से बना है? क्रोमोसोम से। क्योंकि आप लोग जब क्रोमोसोम को, क्रोमो का मतलब होता है क्या? सूत्र। क्रोमो का मतलब सूत्र, जैसे सोम का मतलब होता है कलर, तो इसी से लिया गया है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि समसूत्री का मतलब क्या होता है। ठीक, ये बात आप जानेंगे। समसूत्री कहाँ होता है इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में नहीं होता है, तो समसूत्री विभाजन की क्रिया लिंग कोशिकाओं में नहीं होता है, किसी कीमत पे नहीं होता है। कितना भी पूछने की कोशिश करेंगे लेकिन बताना नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन फिर कर सकते हैं कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें गुणसूत्र का बंटवारा होता है, तो बिल्कुल नहीं। जो गुणसूत्र का बंटवारा होता है वह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। लेकिन समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र का बंटवारा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे है क्या? मियोसिस। ठीक, क्या है? मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध, अब यहाँ पे आप बात कर रही अर्ध, यानी कि आधा। अर्ध की बात कर रहा है तो मतलब किसके कर रहा है? आधा ना, आधा। ये भी समझ लेते हैं। अर्धसूत्री, सूत्री हमने आपको बताया कि जो सूत्री है ये किससे मिलके बना है? जो क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम इससे बना है सूत्री, यानी कि जो क्रोमो वर्ड है, जो क्रोमो होता है, क्रोमो का मतलब होता है सूत्री। जो सूत्र है वो किससे लिया गया? क्रोमैटिन से। किससे लिया गया है? क्रोमैटिन, धागे से लिया गया, यानी कि आधा सूत्री। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं आधा। समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण, ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मियोसिस। समसूत्री को क्या कहते हैं? यानी कि समसूत्री को क्या कहते हैं? यानी सूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? माइटोसिस। इसको क्या कहते हैं? मियोसिस। ठीक, यानी रिडक्शन डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्रण, या ठीक माइटोटिक सेल डिवीजन या माइटोटिक सेल डिवीजन। अब इसमें होता क्या है कि जैसा कि अभी इसके पहले मैंने बताया कि समसूत्री में क्या होते हैं? समान। लेकिन अर्धसूत्री में क्या होते हैं कि जैसे ये सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है ना। ये किसका है सेल? मान ये ह्यूमन का है। किसका है? ह्यूमन का है, यानी होमो सैपियंस की। इसमें जब अर्ध यानी कि सूत्री विभाजन होगी तो होता क्या है? इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो 23
और इसमें जो बनेंगे इसमें भी आएगा 23, यानी कि 23 गुणसूत्र इसमें और 23 गुणसूत्र इसमें, 23 23। इस तरह से होता है कि अर्धसूत्र, यानी आधा कर दिया ना, जहां अब 46 था, 46 यानी फुल है, लेकिन अब आधा कर दे रहा है, मतलब कि हाफ यानी आधा। यहाँ पे अर्धसूत्रण की क्रिया हो रही है। अब जो अर्धसूत्रण की क्रिया होती है वह किन में होती है? अर्धसूत्रण की क्रिया जो होती है लिंग कोशिकाओं में होती है। किन में होती है? लिंग कोशिका में। अब यहाँ पे आपका ये प्रश्न अच्छे से बन जा रहा है। किन में हो रही है? लिंग कोशिका। लिंग कोशिका किसे कहते हैं? जिससे स्पर्म बनता है। जिससे क्या बनता है? जिससे शुक्राणु, क्या कहते हैं? शुक्राणु कह दिया जाए। ठीक, हम हिंदी लिख देते हैं यहाँ पे, शुक्राणु और अंडाणु क्या बनते हैं? अंडाणु। ठीक, ये दो सेल बनते हैं। अब यानी कि अब इसको अगर हिंदी में कहा जाए कि जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु बनते किससे हैं? तो शुक्राणु जनन कोशिका, क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कोशिका। ठीक, ये कोशिका है शुक्राणु जनन कोशिका। इस कोशिका में अर्धसूत्री की विभाजन होगी। फिर उसके बाद जो अंडाणु बनता है वो यानी कि अंडाणु जनन कोशिका। अंडाणु जनन कोशिका, इस कोशिका से अंडाणु बनेगा। इस कोशिका से क्या बनेगा? अंडाणु। तो अब आप समझ ही गए होंगे लगभग। ठीक, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया कौन सी? अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया जो है वह कभी भी कायिक कोशिकाओं में नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया कभी भी कायिक कोशिका में नहीं होता है। इस बात को आप लोग बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, अब आती है बात, फिर कह रहा है स्वतंत्र कोशिका निर्माण, यानी कि फ्री सेल फॉर्मेशन। ठीक, स्वतंत्र कोशिका का निर्माण, फ्री सेल फॉर्मेशन। जो स्वतंत्र कोशिका का निर्माण होता है ये अधिकतर आप लोगों को शैवालों में देखने को मिलेगा। किन में देखने को मिलेगा? शैवालों में देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा, अगर इसका विशेष एग्जाम्पल देखी जाए तो शैवालों में भी उतना नहीं देखने को मिल सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा वायरस में। किन में? वायरस एंड, ठीक, बैक्टीरिया। किन में? वायरस एंड बैक्टीरिया में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, वायरस में भी क्या होते हैं? फ्री सेल फॉर्मेशन अधिकतर होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें भी फ्री सेल फॉर्मेशन, यानी कि बैक्टीरिया। ठीक, इनमें भी बहुत ज़्यादा फ्री सेल फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। फ्री सेल फॉर्मेशन में होता यह है कि एक कोशिका है और उस कोशिका से बहुत से कोशिका धड़ल्ले से बनना शुरू हो जाती हैं और इतने तेज़ी से होती हैं कि इसको हम रोक भी नहीं सकते। इसीलिए देखिए, वायरस और बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। बिना किसी बहुत खास टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इसको हम रोक सकते हैं, वरना तो रोक ही नहीं सकते किसी कीमत पे, क्योंकि ये ऐसे बढ़ाते रहते हैं क्योंकि फ्री सेल फॉर्मेशन हो रहा है। जरा इमेजिन करिए कि अगर फ्री सेल फॉर्मेशन हम ह्यूमन में होने लगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन की संख्या तो लगभग 9 अरब के आसपास पहुंचने वाली है। अगर इतना ही ज़्यादा अगर हम लोगों में होने लगे तो समझ में आता है कि वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर हम ही संक्रमण करने लगेंगे। जहाँ वो हमें ही खुद करते हैं, उल्टा हम ही उनको करने लगेंगे। ये तो बड़ी लफड़ा हो जाएगी तब उनके लिए। ठीक, तो अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद है मुकुलन, यानी कि बडिंग। मुकुलन का मतलब ये होता है कि इससे पहले जो जनक कोशिका होती है, क्या होती है? जनक कोशिका होती है। यहाँ पे जनक कोशिका। ठीक, तो जो जनक कोशिका है, मान लिया जाए मैं एक ईस्ट को ले लेता हूँ। ये ईस्ट सेल है। क्या है? ईस्ट सेल। ईस्ट एक कवक है। क्या होता है? ईस्ट एक कवक है। तो होता क्या है कि इसका जो सेल बनेगा इस तरह से, इसके ऊपर एक बड बनेगा। क्या बनेगा? बड। ये न्यूक्लियस होगा। तो ये जो बड है यानी कि कलिका, इसको क्या कहते हैं? कलिका। इसको BUD बड क्या कहते हैं? बड। ये जो बड बनेगा ये बाद में बड क्या होगा? बड़ा होकर के क्या होगा? बड़ा होकर अपने जो जनक कोशिका उससे टूट जाएगा। इससे क्या होगा? यहाँ से इससे अलग हो जाएगा। जब यहाँ से अलग होकर के एक कलिका बन जाएगा, इसी को कहते हैं बडिंग। यानी कि बड फॉर्मेशन हो जाना, बड का निर्माण हो जाना, यानी कलिका का निर्माण हो जाना, और फिर कलिका अपने जनक कोशिका से ही टूट करके एक नया जीव बन जाए, एक नया जीव बन जाए, एक पुत्री कोशिका बन जाए, वही हो गया बडिंग। वही क्या हो गया? बडिंग। तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। किससे? अपने जनक से। ये जनक है और ये पुत्री है, ये अपने यहाँ पे क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसी को कहा गया
मुकुलन यानी कि बडिंग। अब आती है बात ठीक असूत्री विभाजन या अमाइटोसिस। ये क्रिया तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, यह क्रिया बहुत ही मुश्किल से, बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। सभी में ये क्रिया नहीं होता, कभी कभी बैक्टीरियाओं में देखने को मिलता है, बस कभी कभी बैक्टीरिया में या वायरस में भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ये क्रिया अमाइटोसिस की क्रिया होती है, बाकी कुछ नहीं। ये तो सभी क्या थे, कोशिका निर्माण के प्रकार। क्या थे, कोशिका निर्माण के प्रकार कि कोशिका किन किन निर्माणों द्वारा बनती हैं। तो कोशिका निर्माण के पूरे 5 पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं, 5 है। पहला सूत्री विभाजन या समसूत्रण या काय कोशिका सूत्री विभाजन, फिर उसके बाद मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण, उसके बाद है स्वतंत्र कोशिका निर्माण, उसके बाद है मुकुलन, उसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन या एमाइटोसिस क्रिया। तो अब मैं यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया, अब मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को यानी कि सूत्री विभाजन के बारे में विस्तृत में और चलेंगे। यानी कि समसूत्री विभाजन जो होती है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसके अंतर्गत कैसे कैसे क्रियाएं होती हैं कोशिकाओं में। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को और भी आगे तक ले जाइए ताकि वो भी लाभान्वित हो, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।